हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा पे। तो बच्चों, आज का क्लास जो है बहुत ही खास है। पिछले दो लेक्चर भी बहुत खास थे और आज का क्लास भी बहुत खास है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एक प्यारे से टॉपिक जो कि होगा यूकैरियोटिक सेल। आज हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के बारे में हर एक बात को जानने का प्रयास करेंगे और हर एक बात को हम लोग जानेंगे भी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने आपको बताया है कि अगर केंद्रक के आधार पर हम देखते हैं तो जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हर एक बात को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर भी। तो चलिए समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि देखेंगे बच्चों, देखिए ये जो यूकैरियोटिक है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। देखिएगा, एक हिस्सा हो जाएगा यू और एक हिस्सा हो जाएगा कैरियन। यू प्लस कैरियन बराबर यूकैरियोटिक। तो बच्चों देखिएगा, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पर पूछा जा रहा है यूकैरियोटिक सेल है क्या। तो सिंपल सी बात है कि वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, जो कि इसके नाम से ही साफ दिख रहा है। तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं कि वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आने वाले जीव हैं वो है, सबसे पहले तो ये प्लांट है, फिर ये एनिमल है, ठीक है, फिर यहाँ पे फंगी है और एक है प्रोटिस्टा। यानी कि बच्चों, प्लांट, एनिमल, फंगी और ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, इन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। ओके जी। देखिए, अब जो यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स बोलेंगे। तो ये प्लांट, एनिमल, फंगी और ये जो प्रोटिस्टा होती हैं, किसके बने होते हैं बच्चों? तो ये बने होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, इसलिए हमें यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम यहां पर इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है बच्चों?
कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चों? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कहने का मतलब हुआ कि पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात देखिएगा, न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियस है क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। जबकि बच्चों हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था ना, तो उसमें जो न्यूक्लियस था, ये जो जेनेटिक मटेरियल था, वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा हुआ था। जबकि ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या है? ये मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा है। अब यहाँ पे बात आती है कि किस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। तो बच्चों इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि बच्चों यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है। ओके बच्चों, और सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक जो मटेरियल होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, वो क्या होता है कि क्रोमोसोम के रूप में रहता है। क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब मतलब कहने का हुआ इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। किस रूप में ऑर्गेनाइज्ड रहता है? क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब क्यों ऑर्गेनाइज्ड रहता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या करता है? तो यह जो डीएनए है उसको पैकिंग का कार्य करता है। तो बच्चों आप इसे भी जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग मतलब उसे पैक करने का, पैकेजिंग करता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं, और उसमें प्लांट है, एनिमल है, फंगी है और प्रोटिस्टा आते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रोकैरियोट ये यूकैरियोटिक सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। फिर हमने देखा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। अब क्रोमोसोम के रूप में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और बच्चों ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? तो ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का पैकेजिंग करता है, मतलब कि डीएनए को क्रोमोसोम के रूप में बदलने में सहायक होता है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब यहां पर हम यूकैरियोटिक सेल में बात करेंगे। अगर हम इसके राइबोसोम की बात करें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, इसमें जो राइबोसोम होता है वह होता है ऑसियस। क्या? तो बच्चों ऑसियस राइबोसोम पाया जाता है।
ऑसियस राइबोसोम पाया जाता है। अब ये जो ऑसियस राइबोसोम है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था कि जो 70s राइबोसोम था वो 2 सब यूनिट से बना होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम भी 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। कितने सब यूनिट से मिलके बना होता है? 2 सब यूनिट से। अब ये दोनों सब यूनिट कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों एक होता है बड़ा सब यूनिट और एक होता है छोटा सब यूनिट। अब यहां पर ये जो लार्ज सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, और ये है स्मॉल सब यूनिट। देखिएगा लार्ज सब यूनिट क्या होता है, तो लार्ज सब यूनिट होता है 60 years का और स्मॉल सब यूनिट होता है 40 years का। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 100 आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बताया है कि सब यूनिट को हम लोग जोड़ते नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे जो 80s राइबोसोम है उसमें 2 सब यूनिट है, एक 60s और एक 40s उपस्थित होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा सब यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सब यूनिट को हम लोग हिंदी में उप इकाई कहते हैं। उप इकाई कहा जाता है। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो राइबोसोम होता है 80s होता है, जिसमें 2 सब यूनिट पाए जाते हैं, एक 60s और दूसरा 40s। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। एक और बात जानिए, यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी हुई संरचनाएं नहीं पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी हुई कोई संरचना नहीं पाई जाती है। बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब हुआ कि मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। अब बात रहा किसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए डबल मेम्ब्रेन भी होता है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। एक सिंगल मेम्ब्रेन वाला, सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, यानी कि एक ही झिल्ली वाला। तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पाया जाता है, तो बच्चों इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहते हैं बच्चों? प्लास्टिड कहते हैं, या जिसे आप ऐसे कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब फिर रहा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसमें देखिएगा इसमें आपके हो जाएंगे लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी। मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग कोशिका सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। और सिंगल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा और भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई संरचनाएं पाई जा रही है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि यूकैरियोटिक सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जनरली यूकैरियोटिक सेल को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिएगा वैसे तो होता है ये फंगे में भी है, ओके, लेकिन अगर हमें कोई टिपिकल
यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो सिंपल इसमें देखिए, एक तो जो वेल डेवलप्ड होते हैं, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। तो देखिएगा यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे एक एनिमल सेल है, ठीक है, और यहां पे है प्लांट सेल। एनिमल सेल है और प्लांट सेल। एक और बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन तो एक जैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन देखिए, यूकैरियोटिक सेल की जो प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, बट अगर हम बात करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे कुछ जो सेल्स होते हैं वो दूसरे सेल से डिफरेंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं है, और कुछ ऐसी भी संरचनाएं हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं है। उन सभी संरचना को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सिमिलरिटीज की, यानी कि कौन कौन से सिमिलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो देखिएगा, अगर हम एक एनिमल सेल की बात करेंगे तो बच्चों इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और यहाँ पे प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सिमिलरिटीज हैं, आप इससे नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। फिर देखिएगा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें स्मूथ, यहाँ पे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर एनिमल सेल में है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लांट सेल में भी उपस्थित होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा होता है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एनिमल सेल है और ये जो प्लांट सेल है, देखिएगा एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और जो प्लांट सेल होता है इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो बच्चों देखने का प्रयास करेंगे जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा फिर यहाँ पे हम देख रहे थे कि न्यूक्लियर इनवेलप उसमें भी है, और यहाँ पर ये जो एनिमल सेल है इसमें भी न्यूक्लियर इनवेलप है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें भी न्यूक्लियोलस होता है और इधर भी न्यूक्लियोलस पाया जाता है, बस वहां पे नहीं दिख पा रहा है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में भी बच्चों लाइसोसोम पाया जाता है, और यहाँ पे हम एनिमल सेल की भी बात करेंगे तो एनिमल सेल में भी लाइसोसोम पाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर हम राइबोसोम की बात करेंगे तो एनिमल सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है और प्लांट सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है। अब देखिएगा अगर बात करेंगे तो इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है, देखिएगा इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है। ओके, इसमें माइक्रोविलाई है, उसमें माइक्रोविलाई नहीं है। गोल्गी एपरेटस उसमें भी है, गोल्गी एपरेटस इसमें भी है। देखिए दोनों में गोल्गी एपरेटस है, बट यहाँ पे कुछ संरचना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके जी, अब यहां पे देखो जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रियोल है, जबकि प्लांट में नहीं है, प्लांट में नहीं है। और हाँ जी देखिएगा प्लांट में ये सेल वॉल है, लेकिन एनिमल में नहीं है। देखिए इसमें पैरोक्सिसोम है और उसमें पैरोक्सिसोम नहीं दिख रहा है। ओके जी, तो यहाँ पे अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम को हमने सिमिलरिटीज बता दी कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, मतलब कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग अब क्या कर लेंगे बच्चों, हम एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें अंतर को देख लेंगे कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। ओके, अब देखिए
जो एनसीईआरटी का जो न्यू वाला डायग्राम है ना, उसमें जो हम एनसीईआरटी का जो एनिमल सेल देखेंगे उसमें एकदम साफ साफ कुछ संरचनाएं दिखाई गई हैं जो कि पुराने वाले बुक में नहीं दिखाई गई हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ना, इसमें आपको पेरोक्सिसोम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नए वाले बुक की बात करेंगे तो उसमें पेरोक्सिसोम दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि यहां पर ये जो संरचना दिख रहा है ना बच्चों, ये जो संरचना है वो क्या है, इसी को हम कहेंगे पेरोक्सिसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम लोग पेरोक्सिसोम कहेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। हमने क्या किया है बच्चों, इन दोनों को अब हम कराते हैं कंपेयर और देखते हैं कि किसमें कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिएगा, एक तरफ हम करते हैं एनिमल सेल और एक तरफ करते हैं हम प्लांट सेल। एक तरफ एनिमल सेल और एक तरफ प्लांट सेल। देखिए एनिमल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल सेल को हम लोग कहते हैं जंतु कोशिका और प्लांट सेल को हम कहते हैं पादप कोशिका। क्या बोलेंगे बच्चों, पादप कोशिका। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। क्या करना है बच्चों, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बताने हैं कि एनिमल सेल में क्या जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले यहां पे देखिएगा, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि एनिमल में क्या होता है बच्चों, तो एनिमल में ये सेंट्रियोल पाया जाता है, जबकि प्लांट में सेंट्रियोल क्या रहता है, ऑब्सेंट रहता है। सेंट्रियोल ऑब्सेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे ये जो प्लांट है इसमें क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सेल वॉल पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल की बात करेंगे तो इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब देखो, अभी जो प्लांट सेल है इसमें बड़ी सी रेक्टिका होती है, लार्ज वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यानी एक बड़ी सी रेक्टिका होती है। जबकि हम बात करेंगे किसका, एनिमल सेल का, तो इसमें क्या होता है, या तो वैक्यूल स्मॉल रहेगा या तो ऑब्सेंट रहता है। तो बच्चों हमने यहां पे देखा कि जो एनिमल सेल है इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है, या पाया भी जाएगा तो छोटा सा होगा। और फिर यहाँ पे जो प्लांट सेल है इसमें वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और सेंट्रल होता है। आई होप कि यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि एक जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे आप, देखिएगा। An overview of प्लांट सेल। टिपिकल प्लांट सेल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हम अगर एक प्लांट सेल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिएगा, सीड हो गया, ओके। अब सेल में देखिए, तो सेल में सबसे पहले आपको दिखेगी सेल वॉल, ओके जी। फिर आपको दिखेगी सेल मेम्ब्रेन। फिर देखिएगा, फिर आप जब अंदर जाएंगे तो मिलेगी आपको ये साइटोप्लाज्म मिलेगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में आपको दो हिस्से मिलेंगे। एक जो हिस्सा है जिसे हम लोग कहेंगे सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, और जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लोग कहेंगे इंक्लूजन बॉडी।
इंक्लूजन बॉडी। अब देखना बच्चों, जो सेल ऑर्गेनेल होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा देखिए, अब जो ये तीसरा हिस्सा है, जो तीसरा हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियस। यानी कि अगर हम एक टिपिकल प्लांट सेल को देख रहे हैं तो सबसे पहले सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है और फिर ये न्यूक्लियस है। ओके जी। अब साइटोप्लाज्म में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जिसमें ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं और दूसरा हिस्सा है जो कि है इंक्लूजन बॉडी। ओके जी। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेंगे? तो न्यूक्लियस में मिलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका आउटर कवरिंग। फिर देखिएगा तो अंदर पहुंचिएगा ना तो इसके अंदर तरल पदार्थ मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना बच्चों, उसमें आपको मिलेगी एक संरचना जो कि बहुत ही खास है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे जी? जिसे हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। तो बच्चों देखिएगा, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे सबसे खास बात जानिए कि जो सेल ऑर्गेनेल होता है ना, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल इसमें पाया जाता है। चलिए बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। बच्चों देखिए, सेल ऑर्गेनेल को हम हिंदी में कोशिकांग कहते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो छोटी बड़ी संरचनाएं हैं, यानी जो कोशिका के जो अंग हैं उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। अब देखना जी, अब जो ये प्लांट सेल हम देख पा रहे हैं ना, उसमें आपके तीन तरह से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। एक डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। एक सिंगल, एक विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। यानी कि बच्चों देखिएगा, ये जो ये सेल ऑर्गेनेल है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, और एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और एक विदाउट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करेंगे तो देखिएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आपके दो आते हैं, एक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक है जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। और देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में आपके आ जाएंगे लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, पेरोक्सिसोम, इटेसी। और ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड में आएगा ये राइबोसोम, राइबोसोम। तो बच्चों देखिएगा कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ये सिंगल झिल्ली से घिरा होते हैं, और जो राइबोसोम होता है वो किसी भी झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानिएगा, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक बात बताते हैं। देखिएगा, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस
सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि इनके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है। हम बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो क्लोरोप्लास्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी आपको ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे देखा कि क्या होता है यूकेरोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, एक प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन होता है और कौन सा बिना झिल्ली का होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पूरी तरह डिटेल। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।